नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सपनों का आशियाना। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। एक अलग तरह का शोर सुनाई दे रहा था। कहाँ हूँ मैं? मेरे इर्द गिर्द लोग क्यों खड़े हैं? और कौन है ये लोग? और यह गंध कैसी है? दवाइयाँ क्यों रखी हैं? माहौल एकदम बोझिल लग रहा था। प्रीति को होश आ गया है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। प्रीति, तुम ठीक हो ना? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अभी बात मत करो, पहले डॉक्टर को देख लेने दो। और भी बहुत सी आवाज़ें। ऐसा लग रहा था हर कोई मुझसे बात करने को उत्सुक है, लेकिन ये लोग आखिर हैं कौन? धुंधला दिख रहा था मुझे, लेकिन आवाज़ से तो पहचान ही लेती। सब अजनबी लग रहे हैं। धीरे धीरे धुंधलापन भी खत्म हो गया। मैंने गौर से सबको बारी बारी से देखा। सब मेरी चिंता कर रहे हैं, पर मैं इन्हें नहीं जानती। डॉक्टर मेरा चेकअप करने लगा। नर्स से बीपी लेने को कहा और कुछ टेस्ट लिख दिए। उसके बाद वह मुझसे पूछने लगा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, कहीं दर्द है या कोई और दिक्कत। थोड़ा सा सिर में दर्द है, वैसे और कोई परेशानी महसूस नहीं कर रही हूँ, मैंने धीरे धीरे कहा। यह सुनकर डॉक्टर के साथ साथ मेरे आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर भी राहत के भाव उभर आए। मुझसे वे एकदम सहज ढंग से बात कर रहे थे, जैसे बरसों से मुझे जानते हों। मैं खाली नज़रों से उन्हें देख रही थी। पहचान की किसी भी कड़ी को मैं उनके साथ नहीं जोड़ पा रही थी। समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची, आखिरी बार मैं कहाँ थी और मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ। क्या मुझे कोई बीमारी है या कोई हादसा हुआ है मेरे साथ? असमंजस की शिकन मेरे माथे पर खींची हुई थी। मुझे जवाब ना देते देख वे सब फिर परेशान हो गए। मेरे होश में आने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी की चमक आई थी वह धूमिल हो गई। डॉक्टर भी चिंतित लग रहा था। वह मेरी फाइल उठाकर पढ़ने लगा। प्रीति बेटा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। यह तुम्हारे पापा। अपनी छोटी बहन को तो पहचानती होंगी। और देखो, तुमसे मिलने तुम्हारी बुआ भी आई हैं। तुम उनकी लाडली हो, यह तो याद होगा। सवाल फिर कमरे में चक्कर लगा रहे थे। मैं परेशान हो उठी थी इन सवालों से। मैं किसी को नहीं जानती। कौन हैं आप लोग? मैंने उठने की कोशिश की, पर सिर का दर्द और तेज हो गया। मैं कराह उठी। सिस्टर, जल्दी से इन्हें इंजेक्शन दो। आप सब बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं। सब कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन निकलने से पहले किसी ने पूछा, जिन्हें मेरा पापा बताया गया था। डॉक्टर, हाउ इज़ ही? स्टेबल है उनकी कंडीशन, पर अभी इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। हमें उन्हें लगातार ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन प्रीति की हालत के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा, इससे उनकी हालत बिगड़ सकती है। मुझे शायद नींद का इंजेक्शन दिया गया था। आंखें झपकने लगी थीं। मैं सोच रही थी कि आखिर यह किसकी बात कर रहे हैं। क्या कोई और भी बीमार है? उसे क्यों मेरी हालत के बारे में बताने से मना किया जा रहा है? क्या मैं उसे जानती हूँ? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वे लोग जो मुझे बता रहे थे कि मेरा परिवार है, अपने घर ले आए। जिस कमरे में मुझे ले गए वह बहुत सुंदर कमरा था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग लगी थी। मेज पर पेंट ब्रश रखे थे। कुछ खाली कैनवास भी दीवार के सहारे खड़े थे। उन्होंने कहा, यह मेरा कमरा है। फिर कमरा मुझे जाना पहचाना क्यों नहीं लग रहा? और पेंटिंग कौन करता है? मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। पुराने दिनों की बातें मेरी खोई हुई याददाश्त के साथ कैद हो गई थीं। वे सब लोग मुझे बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करते। उनके साथ मेरी फ़ोटो और वीडियो दिखाते। मैं बस मुस्कुरा देती। जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे थे, मेरा इतना ख्याल रख रहे थे,
उनको मैं दुखी नहीं कर सकती थी। बुआ अक्सर मेरे पास बैठ रोने लगती, कभी मुझे सीने से लगा लेती। मेरी बच्ची, तुम्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें भूल कैसे सकती हो। उनकी भीगी आंखें देख मैं ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरी याददाश्त लौट आए, पर पिछली यादें जैसे कहीं विलीन हो गई थीं। दिन गुजरते गए, मैं घर पर ही रहती, कम बोलती, बहुत बुलाने पर ही अपने कमरे से बाहर निकलती। प्रीति, लोगों से मिलोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें, कुछ याद नहीं तो नई यादें बनाओ। स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखते हुए माँ समझाती। उनकी बात मान मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया, खासकर ऐसे लोगों से जो मुझे पहले से नहीं जानते, ताकि वे मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश न कर सकें। याद करने की कोशिश से मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता था। मुझे तू कैसे भूल सकती है प्रीति, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। शहर से बाहर थी, वापस लौटी तो पता चला तेरे बारे में। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी उम्र की थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, एकदम बारबी डॉल जैसी। ऐसे मत देख, सह नहीं पाऊंगी। मैं मधु हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड। वह मुझसे लिपट गई और उसका वह स्नेह मुझे अभिभूत कर गया। मुझे सचमुच कुछ याद नहीं, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती जरूर करना चाहूँगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मधु से जुड़ने के बाद मैं उसके परिवार से भी जुड़ने लगी। उनके साथ बैठकर बातें करती, उन्हें समझने की कोशिश करती और अपने खोल से बाहर निकलने का प्रयत्न भी। जानती हूँ तू बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, यह पेंट, ब्रश, कैनवास सब तेरे हैं। कोशिश कर, शायद फिर से पेंटिंग बना सके। वह तो तेरे भीतर की कला है, उसे तो कोई तुझसे अलग नहीं कर सकता। एक दिन मधु ने मेरे हाथ में ब्रश पकड़ाते हुए कहा तो मुझे लगा कि सचमुच मैं रंगों को कैनवास पर उतार सकती हूँ। पेंटिंग करने बैठती तो बहुत सुकून मिलता। मैं अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस कर रही थी। मधु का हंसमुख स्वभाव मुझे उसकी ओर खींचता। मैं उसके साथ अक्सर ही बाहर जाने लगी। हम दोनों की अच्छी पड़ती थी। एक बार वह मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले गई। हम दोनों ने खूब डांस किया। तभी एक बहुत ही स्मार्ट युवक, जिसकी आंखों में प्यार की नरम पंखुड़ियाँ झूम रही थीं, मेरे पास आया। प्रीति कैसी हो? उसने पूछा। ठीक हूँ, शिष्टाचार निभाते हुए मैंने जवाब दे दिया। अब तक मुझे आदत हो गई थी इस तरह के सवालों की। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ना जाने क्यों मैं छुड़ा नहीं पाई। उसके स्पर्श में अपनत्व था। अजनबी होकर भी वह अनजाना नहीं लग रहा था। क्या मैं इसे जानती हूँ? तभी मधु वहाँ आ गई, मेरे परिवार के लोगों के साथ। यह साहिल है। कुछ दिनों पहले ही इसे भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। कार एक्सीडेंट में तुम दोनों को ही चोटें आई थीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कार एक्सीडेंट कब हुआ और यह मेरे साथ कार में क्यों था? साहिल तुम्हारा मंगेतर है। जल्दी ही तुम दोनों की शादी होने वाली थी। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मंगेतर है तो इतने दिनों तक कहाँ था? माना कि इसे भी चोट आई थी, फिर भी मिलने क्यों नहीं आया? और अब तक इस परिवार ने मुझे क्यों नहीं बताया था इसके बारे में? मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी यादें कहाँ गुम हो गई हैं? मैं उलझती जा रही थी। उसका स्पर्श क्या मुझे सुकून दे रहा है? क्या इसीलिए मुझे सुकून दे रहा है क्योंकि इससे मेरी शादी होने वाली थी? उसने जिस दृढ़ता से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उससे तो यही लग रहा था कि मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। यह परिवार जो मुझ पर इतना इसलिए लुटाता है, और मधु जो कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? प्रीति सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई। तुमने कहा कि साहिल कार तेज चलाओ और मैं स्पीड बढ़ाता गया। काश मैंने तुम्हारी ना सुनी होती तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता।
तुम सब कुछ भूल गई हो, यह जानकर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था तुमसे मिलने की। फिर मधु ने मुझे समझाया कि चाहे तुम मुझे न पहचानो, लेकिन मेरा प्यार तो ज़रूर तुम्हारे अवचेतन में कहीं बसा होगा। तुम मुझ पर विश्वास करोगी और मुझे अपना लोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर हम अपने घर में रहेंगे और नई यादें बनाएंगे, अपना सपनों का आशियाना। तुमने कितने चाव से हमारे घर को सजाया था। तुम्हारी बनाई पेंटिंग से उस घर की दीवारें सजी हैं। चलोगी मेरे साथ उसे देखने? मैंने साहिल को देखा, ना नहीं कह सकती मैं इसे। मेरा दिल उस पर विश्वास करने को कह रहा था। हाँ, मैंने कहा और उसके हाथ को कसकर थाम लिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।